Welcome to presentation on IDBI Bank. Let us start with usual disclaimer. So IDBI की शुरुआत जो है 22 जून 1964 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी और 1976 तक IDBI जो है RBI की सब्सिडरी के रूप में इसने काम किया। इसी बीच में बैंकिंग क्षेत्र में जो दूसरे परिवर्तन हुए उनमें खास था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। और उसके बाद अभी तक आरबीआई ने जो बैंकों को जो लाइसेंस दिए हैं उसमें सिर्फ करीब 12-13 बैंकों को ही पिछले जो इतने समय में लाइसेंस दिए हैं 93 के बाद में। मतलब एक बार उनका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, और उसके बाद प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिए गए। उसके बाद जो प्रोसेस है उस आईडीबीआई के बारे में जानकारी के साथ साथ वो सब बातें भी इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो पहला राउंड जब बैंकों का जब 90s के शुरुआत में जब उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन हुआ, जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह जिसमें वित्त मंत्री थे, तो उस समय एक नीति इस तरह की बनाई गई कि 100 करोड़ की जो है नए बैंक को सेटअप करने के लिए 100 करोड़ की कैपिटल होना जरूरी है। और उस समय 10 बैंकों को जो है लाइसेंस दिए गए थे। उनमें उनके नाम इस प्रकार हैं: ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूटीआई बैंक, पंजाब बैंक ऑफ पंजाब, इंडोसिंध बैंक, सेंचुरियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, टाइम्स बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ बैंकों के नाम कटे हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जो है वो तो ओबीसी के साथ मर्ज हो गई 2004 में, उसमें काफी समस्याएं हुई थी। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आईसीआईसीआई जो थी लिमिटेड, उसके साथ रिवर्स मर्जर हो गया 2002 में। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी से कुछ मर्जर हुआ नहीं, एज इट इज वो चल रही है। यूटीआई बैंक का नाम बदल के जो एक्सिस बैंक कर दिया गया, और जो बैंक ऑफ पंजाब थी उसको सेंचुरियन बैंक में मर्जर हो गया 2004 में, और फाइनल उनको मिला के बनी सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। और सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का जो है 29 उसमें बाद में जो है 2008 में वो एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गई। और टाइम्स बैंक भी जो है फरवरी 2000 में एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो गई। तो इस प्रकार जो 10 लाइसेंस दिए थे उनमें से 1, 2, 3 और 4 खत्म हो गई और बाकी बची हुई है 6। ये जब 10 लाइसेंस देने के बाद फिर दोबारा जो है 2003-4 में 2 और बैंकों को लाइसेंस दिया गया। उस समय जो है बोला गया कि कैपिटल जो है 200 करोड़ होनी चाहिए। वो 2 बैंक थी, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक। उसके बाद एक बार बहुत लंबे पॉज के बाद, पहला एक पॉज था 93 से, मतलब 10 साल बाद 2003-4 में, और उसके करीब 10 साल बाद फिर 2014 में एक आईडीएफसी बैंक को लाइसेंस दिया गया। मतलब पिछले 20 साल में सिर्फ 3 लाइसेंस दिए गए, और उसके पहले का जो दशक 90 के दशक में 10 बैंकों को लाइसेंस दिए गए। तो इसलिए जो आज की तारीख में प्राइवेटाइजेशन की बात होती है उसमें इसलिए बहुत ज्यादा वजन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो इच्छुक हैं भारत में, कारपोरेट हैं या दूसरी मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी, और इस तरह के लोग हैं जो इच्छुक हैं बैंक लाइसेंस लेने में, मगर आरबीआई को बैंक लाइसेंस देने के लिए कुछ कभी नहीं दे रही है। वो किसी ना किसी वजह से जो है, जैसे अभी लास्ट जो हुआ था, बहुत सारी एप्लीकेशन आई, किसी को नहीं दिया। और तब क्या किया था इन्होंने, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, इनको लाइसेंस दिया गया था। तो अभी आईडीबीआई के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो आईडीबीआई की जो खुद आईडीबीआई की जो पेरेंट कंपनी आईडीबीआई थी उसकी 95 में जो है पब्लिक इशू आई, और उसने 94 में ये बैंक की स्थापना किया। तो 94 में स्थापना करने के बाद एज ए सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई, फिर जो आईडीबीआई को खुद ने कॉमर्शियल बैंक का लाइसेंस 2005 में लेके आईडीबीआई बैंक को अपने आप में मर्ज कर दिया। तो वो मतलब जो पुरानी आईडीबीआई बैंक थी जो 10 साल चली 94 से 2004 तक, वो 2004 में जो है दूसरी आईडीबीआई बैंक आ गई, उसका अलग से सीआईएन नंबर वगैरह तब वो आपको दिखाएंगे। 2006 में आईडीबीआई बैंक जो है यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक को रेस्क्यू किया इसने, और उसको टेक ओवर कर लिया। इससे क्या हुआ कि आईडीबीआई बैंक की 195 शाखाएं थी, वो 425 शाखाएं हो गई। अभी इसके बाद आईडीबीआई बैंक में जो बड़ा जो हुआ है वो 2019 21 जनवरी को, जब 18 में और 19 में मिला के
केंद्रीय जो है कैबिनेट की मंजूरी के बाद में एलआईसी को इजाजत दी गई कि एलआईसी जो है आईडीबी बैंक में अपना हिस्सेदारी 51% कर सकती है, और एलआईसी जो है इसका प्रमोटर के रूप में आ सकती है सरकार की जगह। और उसके बाद जो है रिजर्व बैंक ने जो है इसको 14 मार्च 19 को इसको कैटेगराइज कर दिया पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक। फिर भी अभी गिनती, क्योंकि सरकार की 47% हिस्सेदारी इसमें है, इसलिए अभी भी इसको पब्लिक सेक्टर बैंक में ही कुछ लोग गिनते हैं। ये था वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास जो डाटा है। तो 15/9/94 को जो है पुरानी जो आईडीबीआई बैंक थी वो थी, और उसके बाद 27 सितंबर 2004 को जो है ये जो अभी आज की तारीख में आप देखते हैं वो आईडीबीआई बैंक है। तो पहले वाला जो एक्चुअली जो लाइसेंस जो 10 दिए गए थे उसमें ये था क्राइटेरिया, ये सोच थी लोगों की कि जो बड़े बड़े शहरों में जैसे बम्बई वगैरह में जो, और बम्बई दिल्ली कलकत्ते में जो बैंक है सभी, इनको जो है जाना चाहिए मतलब इंटीरियर में जाके छोटे शहरों में इनको अपनी से शुरुआत करनी चाहिए, और छोटे शहरों में इनको बिजनेस करना चाहिए। इसको ले इसी के तहत जो है आईडीबीआई जब पहले जो बनी थी 94 में, तो इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो इंदौर में होता था, और इसी तरह से बाकी जो बैंक थी उनके भी अलग अलग जगह, मतलब बम्बई से अलग थे रजिस्टर्ड ऑफिस। तो वो, और लेकिन जब भी वो तो उसमें से बहुत सारी बंद हो गई, अभी सब वापस घूम फिर के वही आ गया, वो पॉलिसी ज्यादा कुछ काम कर नहीं पाई। तो 91 में जो वापस हम आते हैं, तो 91 में आईडीबीआई ने 91 के बाद में जो डेवलपमेंट बैंकिंग की जो और जो डेवलपमेंट हुए मतलब लिबरलाइजेशन की डायरेक्शन में, तो डेवलपमेंट बैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आईडीबीआई ने ये बहुत सारे जो अपने नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं इनको खड़ा करने में बहुत अच्छा इनका सहयोग रहा, योगदान रहा। उनमें अग्रणी सेबी है, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसडीएल है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, केयर है जो रेटिंग एजेंसी है, एक्जिम बैंक है, सिडबी है, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। 2006 में आईडीबीआई बैंक ने क्या किया, एक इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर किया फेडरल बैंक के साथ में, और एक बेल्जियन डच इंश्योरेंस मेजर थी फोर्टिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी, उनके साथ एक एमओयू साइन किया, और आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू किया 94 में। इसके पहले इन्होंने जो है आईडीबीआई ने प्रिंसिपल फाइनेंशियल सर्विस यूएस के साथ में एक जेवी किया, जिसके साथ इन्होंने आईडीबीआई प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड की जो है वो किया था, और इस तरह से जो है इनका जो है कारोबार चलता रहा। फिर जो भी टेक ओवर वाली बात है उसके बारे में डिटेल में जाते हैं, तो यह है 1 अगस्त 2018 को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी कि एलआईसी को 51% जो है शेयर होल्डिंग आईडीबीआई बैंक में दे दी जाए, और उनको प्रमोटर भी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग इसमें 85.96% थी। 4 अक्टूबर 2018 को आईडीबीआई के जो बोर्ड, बैंक के बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया एलआईसी को 51% होल्डिंग लेने के लिए, और उसी समय उन्होंने जो उसका ऑथराइज कैपिटल जो है 8,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक बढ़ा दिया। तो इसमें बेसिकली जो समझने वाली बात यह है कि जो गवर्नमेंट की जो पास जो शेयर थे, गवर्नमेंट को उसमें एक पैसा नहीं मिला। जो आईडीबीआई को बैंक का हिस्सेदारी एलआईसी के पास गई, उसमें बैंक ने एक भी शेयर नहीं बेचा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक भी शेयर नहीं बेचा, वो सारे शेयर जो है इधर उधर से उसके पास दिए गए, मतलब तो ये डिटेल में जब हम देखते हैं अभी एक एक करके वो सब जानकारी इसमें मिलेगी आपको। तो अभी समस्या थी जब एलआईसी को आईडीबीआई बैंक को खरीदना, तो बहुत सारी उसको अप्रूवल्स की जरूरत थी। उनमें जो अग्रणी है आईआरडीए, जो कि एलआईसी का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, आईआरडीए से उसको परमिशन चाहिए थी, और आईआरडीए की जो गाइडलाइंस बोलती है उसमें जो है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को बैंक में 15% से ज्यादा हिस्सेदारी लेने की अनुमति है नहीं। तो एलआईसी आईडीबीआई बैंक में 51% कैसे ले सकती है, उसके लिए उन्होंने जो है इनको परमिशन दिया गया, और कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन के साथ में। दूसरा जो रेगुलेटर है, बैंकों का रेगुलेटर है रिजर्व बैंक के पास गए फिर उसके बाद एलआईसी। तो उसमें भी समस्या ये थी कि एलआईसी के पास एक्सिस बैंक की 13%, कॉर्पोरेशन बैंक की 13%, पीएनबी की 12%, और एसबीआई की 10%, सिंडिकेट बैंक की 10% ये हिस्सेदारी थी। तो और एलआईसी जो है एक्सिस बैंक के प्रमोटर में भी नाम उसका था। तो जब आरबीआई ने इनकी एप्लीकेशन को देखा, तो आरबीआई ने जब इनको परमिशन दिया, तो उसमें कंडीशन ये था
कि आपको बाकी जितने भी बैंकों में आपकी हिस्सेदारी है उसको 10% नीचे लाना होगा। और दूसरा, एक्सिस बैंक के जो आप प्रमोटर हैं उसके आप प्रमोटर रहेंगे नहीं, आप प्रमोटर से उसके बाहर निकल जाइए। तो वो सब इन्होंने जो करने के बाद आईडीबीआई बैंक में अपना हिस्सेदारी जो है 51% बढ़ाया, जो अक्टूबर 2018 से लगा के जनवरी 2019 के बीच में ये कार्यवाही हुआ। और जो दूसरा जो आईआरडीए की जो कंडीशन थी उसमें ये था कि आईडीबीआई के पास भी जो आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस एक जेवी उसकी सब्सिडरी थी जिसमें आईडीबीआई की हिस्सेदारी थी, तो उसको भी अपना हिस्सेदारी जो है घटा के जो है 10% के नीचे लाना है। वो भी वो आईआरडीए ने जो इनको स्पेशल रिलैक्सेशन दिया था उसके उसमें ये कंडीशन दिया हुआ था। तो अभी वो सब कुछ होने के बाद अभी फिर वापस क्या है कि गवर्नमेंट का जो अभी बचा हुआ है 47.11%, 47.11% स्टेक है आईडीबीआई बैंक में, वो गवर्नमेंट चाहती है। उसने रिजर्व बैंक ने इनको सुझाव दिया है और बीच बीच में देती रहती है कि जो जहां तक बाकी जो 12 पीएसयू बैंक है उनमें रिजर्व बैंक का सुझाव है गवर्नमेंट को कि आप उनमें अपना हिस्सेदारी जो है 26% तक लाइए। आप अगर प्राइवेटाइज नहीं भी करना चाहते हैं तो कंट्रोल रखना चाहते हैं 26% ले आइए, 51 की कोई जरूरत नहीं है। और आज की तारीख में क्या है, 90% से ऊपर भी है बहुत सारे बैंकों में। और आईडीबीआई के बारे में जो रिजर्व बैंक का कहना है कि आप इसमें जो पूरा जो 47% है वो अपना भेज दीजिए और अब आपको इसमें रहने की कोई जरूरत और औचित्य नहीं है। तो ये बात के चलते जो है जो बजट आया इस साल का 2020-21 का, उसमें डिक्लेयर किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि गवर्नमेंट जो है आईडीबीआई में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो है बेच देगी, पूरी बेच देगी बिल्कुल। और उसको लिए अकाउंट फॉर किया गया है जो 2,10,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था। तो उसमें जो है 90,000 करोड़ का प्रोविजन जो है डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसबी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब उसके अंदर ये है प्रोविजन। तो अभी जब 2019 में जो है आईडीबीआई ने ले लिया, लेकिन अभी उसके बाद भी जो है कुछ इनको उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ी, तो 2020 जून 2020 का जो समय जो शेयर होल्डिंग फाइल किया उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 47.11 और आईडीबीआई में एलआईसी की हिस्सेदारी 51% थी। इसके बाद इसी बीच में जो आईडीबीआई की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई, उनका कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह जो आरबीआई की गाइडलाइन थी तो उसके हिसाब से इनको पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया गया और अभी तक भी पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर है। इनका परफॉर्मेंस उसके बाद काफी इन्होंने कोशिश करके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है और बहुत सारे बैड लोन्स को जो था एनपीए का प्रोविजन कर करके और उनको रिकवर करके एनपीए को बहुत कंट्रोल में लाया है और बहुत सारा प्रोविजन किया। और पिछले 2 तिमाही में जो है आईडीबीआई बैंक ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया करीब 164 करोड़ के आसपास। और प्रोविजन कवरेज रेशियो में जो है आईडीबीआई बैंक का 94.7%, किसी भी बैंक का इतना प्रोविजन कवरेज रेशियो नहीं है। कैपिटल एजुकेसी करीब 13.37% है। और अभी इस दो पैरामीटर के साथ में आईडीबीआई बैंक इज वेरी होपफुल, मतलब बहुत उम्मीद है कि आरबीआई इनको जो है पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल देगी, क्योंकि पीसीए फ्रेमवर्क में बैंक के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं जिनकी वजह से वो अपना कुछ बिजनेस ठीक से कर नहीं पाते। तो उम्मीद यही है कि आरबीआई इनको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल देगी और ये अपना बिजनेस जो अच्छे से कर पाएंगे। अभी ये जो दूसरी जो अभी शर्तें थी आईआरडीए की और आरबीआई की, उसमें था आईडीबीआई के पास जो है 48% हिस्सेदारी थी आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में। तो उसमें इन्होंने अभी एग्रीमेंट एक साइन कर दिया जो उसमें 23% हिस्सेदारी अपनी जो है एजियास एक कंपनी है उसको बेचेंगे और 4% जो है फेडरल बैंक को बेच देंगे। तो इस तरह से 27% घट जाएगी इनकी हिस्सेदारी और वो आ जाएगी 21%। 27%, 48 से 27 घट के 21% आ जाएगी और उसको भी ग्रेजुअली इनको 10% के नीचे लाना होगा। एलआईसी का जो है इंश्योरेंस रेगुलेटर है तो उनको भी मतलब ने बोला हुआ 10% नीचे लाना है, लेकिन उसके लिए आरबीआई ने जो परमिशन दिया है तो उसको उसमें क्या किया, एलआईसी को 12 साल का टाइम दिया कि आप 12 साल के अंदर जो अपना हिस्सेदारी इसके अंदर 10% के अंदर लाएंगे। 12 साल बहुत लंबा समय दिया है और वो जरूरी है क्योंकि प्रमोटर है बैंक में पैसा लगाएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा तब जाके वो कुछ उसका भाव आएगा तो वो फिर उसको बीच बीच में स्टेक अपना सेल करते रहेंगे। तो मई 2017 से जो है ये पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर में है और ऐसा उम्मीद है कि जैसे पीसीए फ्रेमवर्क के बाहर आएगी तो बैंक की परफॉर्मेंस में
और अच्छा सुधार होगा, जो मतलब पिछले 2 क्वार्टर में सुधार देखने को मिला है, उससे बहुत अच्छा सुधार होने की उम्मीद है। तो किस प्रकार से जो ये स्टेक सेल 51% हुआ, यहाँ पे हमने उसको समझाने की कोशिश किया है। 4 अक्टूबर 2018 को आईडीबीआई बैंक को ने जो है 33 करीब 34 करोड़ शेयर जो है एलआईसी को इशू किए 61.73 के भाव से। तो उसमें 2098 करोड़ 2098 करोड़ जो है उसमें इन्वेस्टमेंट आ गया। उसके बाद 5 अक्टूबर को जो बोर्ड जो है बैंक का एलआईसी ने जो है उसके लिए 204 करोड़ शेयर के लिए ओपन ऑफर किया, जो 26% उसकी होल्डिंग थी, और 12,600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक के शेयर में। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो गया। उसके बाद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में 82 करोड़ शेयर जो है 60 रुपये 73 पैसे के भाव से 21 जनवरी को अलॉट हुए, जिसमें 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया। देखिए 2,000 करोड़ 12,000 करोड़ 5,000 करोड़ 12 2 14 और 5 19 19 20 हज़ार करोड़ रुपया जो है ये डाल चुके। अभी इतना ही काफी नहीं है, उसके बाद भी है। उसके बाद जब हुआ है ये 2019 में फिर इनका जो है इनको कैपिटल का रिक्वायरमेंट हुआ, तो उस समय फैसला हुआ कि 93,000 कैपिटल का इन्फ्यूजन का रिक्वायरमेंट है आईडीबीआई बैंक के अंदर। तो उसमें फिर जो हिस्सेदारी थी उसमें एलआईसी को उसमें से फैसला हुआ कि 4,743 करोड़ जो है एलआईसी को देना था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4,557 करोड़ देना उसमें दिया, और उनको उसी हिसाब से शेयर अलॉटमेंट हुआ। और तब जो है ये जो अभी आज का जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज इनका था 47.11 और 51% ये हुआ। और इसी इस बीच में जो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो 2018 की बात है, उसके पहले आप समझ लीजिए जो जून 2018 की जो शेयर होल्डिंग फाइल किया हुआ है, तो उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग इसमें वो थी 359 करोड़ शेयर। और वो 359 करोड़ शेयर जो देवर कंस्टिट्यूटिंग जो पहले बात किया है 85%, और वो 359 ही रहे जो एडिशनल शेयर एलआईसी को इशू हुए, जो लेकिन उसका स्टेक जो है उतने शेयर रहते ही 46 हो गया, क्योंकि एलआईसी को 51% जो है उन्होंने कुछ बाईबैक से और मोस्टली जो थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है शेयर इशू किए। इसके बाद थोड़ा परफॉर्म जो कैपिटल इन्फ्यूजन का यही वो चार्ट फॉर्म में हमने दिया हुआ है। ये पहले जो है 7% थी एलआईसी की होल्डिंग, इसमें कभी 14% हो गई, 14 12। तो ये जब डिसीजन हुआ था उस समय ये थी 45.96 और 7.98। और ये देख रहे हैं कि जो बाहर की जो शेयर होल्डिंग है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग लगातार घटती जा रही है। 12 से 11 10 9 8 2 1 और अभी करिए हुई है 1.89% जो है शेयर होल्डिंग है। और ये 359 जो 359 करोड़ शेयर थे उसके पहले एलआईसी को इशू करने के पहले, एलआईसी को इशू करने के बाद भी उतने ही थे, जबकि एलआईसी को पास जो हो गए 394 करोड़ हो गए, 51% है, और ये 359 बिकेम 46%। उसके बाद फिर जो 2019 में अक्टूबर में जो कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है, फिर वही कैपिटल एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए, उसके बाद जो है इनके पास 488 करोड़ शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और 529 करोड़ शेयर जो है एलआईसी के पास है, और वो 51% अपना मेंटेन किए हुए हैं। तो अभी जो क्या है एलआईसी को आईडीबीआई बैंक का जो है कैपिटल एजुकेशन अभी भी जो है बहुत कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो अभी जो एनुअल रिपोर्ट और एजीएम वगैरह हुई है उसके पहले इनका बोर्ड एजेंडा आइटम में था कि हम 11,000 करोड़ की क्यूआईपी लाएंगे। उसके लिए एजीएम में जो है शेयर होल्डर अप्रूवल हो गया, और उस शेयर होल्डर अप्रूवल के बाद में अभी इन्होंने जो है मर्चेंट बैंकर उसके लिए 6 नियुक्त कर दिए हैं। और ऐसा प्लान है कि नवंबर महीने तक जो है इनकी जो है क्यूआईपी वो आ जाएगी। वो बिजनेस स्टैंडर्ड में जो मंडे को रिपोर्ट हुआ है ये। और ये 6 मर्चेंट बैंकर हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एक्सिस कैपिटल, एसबीआई मार्केट, आईआईएफएल, क्रेडिट स्विस और आईडीबीआई कैपिटल। इनको जो है क्यूआईपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी क्यूआईपी से क्या होगा, क्योंकि अभी जैसे इसका वैल्यूएशन था अभी तो पिछले कुछ दिनों में जो बढ़ के बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 55 रुपये जब भाव आया था, लेकिन अभी जब 45 रुपये भाव था जो हाल ही में अगस्त में था, तो उस समय उसका वैल्यूएशन 45,000 करोड़ था। और अभी एकदम से जो है थोड़ा घट के जो है वो करीब 35-36 हज़ार करोड़ है। तो अगर 11,000 करोड़ का क्यूआईपी लाएंगे तो इसका मतलब इसका करीब 1/3 डाइल्यूशन उसमें होगा। जिससे होगा क्या कि अगर
आज की जितने शेयर आउटस्टैंडिंग एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं, तो नए शेयर इशू करने के बाद जो अदर्स के शेयर 25% हो जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35% और एलआईसी 38%। लेकिन एलआईसी का ये कहना है कि दे विल मेंटेन देयर शेयर होल्डिंग एट 51%। क्या उसका मॉडल सुपरेंडी है, उसके बारे में जानकारी अभी दिया नहीं गया, बट हमको ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है उसी से कुछ शेयर जो जितना इसको कमी है एलआईसी का कमी होगी, वो शेयर गवर्नमेंट से लेके ये अपना 51% मेंटेन करेंगी और उसके बाद जो बाकी बचेगा गवर्नमेंट के पास वो करीब 22-22.5% बचेगा और उसको जो है गवर्नमेंट जो डाइवेस्टमेंट कर देगी बाद में जैसे जैसे इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो दोनों काम उसमें हो जाएंगे, एलआईसी का 51% भी मेंटेन हो जाएगा, बैंक को 11,000 करोड़ जो कैपिटल भी मिल जाएगा और ये जो है गवर्नमेंट का जो है डाइवेस्टमेंट का भी जो है पार्ट डाइवेस्टमेंट जो हो जाएगा, आधा आधे से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और जो बाकी बचा हुआ जैसे ही वो बाद में अभी और टाइम है नवंबर के बाद, उसके बाद वो कर सकते हैं। तो जल्दी क्यों है? जल्दी इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो बजट में प्रोविजन किया हुआ है, वो उसका रेवेन्यू का भी प्रोविजन किया हुआ है कि इतना स्टेक सेल से आएगा और दूसरा क्या है कि जो पैसा डालना पड़ रहा है बार बार वो डालते डालते जो इतना बाकी सभी बैंकों को भी पैसा चाहिए, इन्होंने बजट में कुछ प्रोविजन नहीं किया था बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए, लेकिन अभी जो हाल का जो संसद का जो अधिवेशन वो था जो सीजन था इसी में 20,000 करोड़ की डिमांड जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रखी, तो जिसके हिसाब से जिन बैंकों को सख्त जरूरत होगी कैपिटल इन्फ्यूजन की उनको उन पब्लिक सेक्टर बैंकों को वो 20,000 करोड़ दिया जाएगा। तो क्योंकि जैसे जैसे बाजार में और अर्थव्यवस्था में और एनवायरनमेंट में जो चल रहा है उसमें कुछ मतलब स्टेक सेल में देरी होने की लग रहा है कि इस बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां तक क्यूआईपी का सवाल है वो लग रहा है जिस हिसाब से इन्होंने मर्चेंट बैंकर वगैरह कर दिए, अपॉइंट कर दिए, तो वो हो जाएगा। तो जो बाकी और दूसरा था ये चर्चा हम करते आ रहे हैं बाकी प्रेजेंटेशन में भी, तो 6 बैंकों के डाइवेस्टमेंट की बात हो रही है, निजीकरण होगा या नहीं डाइवेस्टमेंट होगा तो वो देखिए समय बताएगा। अभी जो निजीकरण करने के लिए कुछ उसके एक्ट पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से होगा, लेकिन जो मेन इशू है कि कुछ बैंकों की जैसे यूको बैंक है उसमें कैपिटल किसी कम है, इंडियन ओवरसीज बैंक में भी कम है, सेंट्रल बैंक में भी कम है, आईडीबीआई बैंक में भी कम है, आईडीबीआई बैंक अपना ला रही है, तो सब अपना अपना जो कैपिटल रेजिंग का प्लान बना लिए। तो इनको ये भी बोला जा रहा है बीच में गवर्नमेंट में ने पीएसबी को कि आप जो है अपना मार्केट के जरिए भी पैसा उठाइए, खाली हमारे सामने हर समय मत आते रहिए। तो इसके लिए इन्होंने बाकी दूसरे रूट से टायर वन और कुछ अपना क्यूआईपी के जरिए पैसा उठा रहे हैं सो दैट दे कंटिन्यू टू रिमेन इन बिजनेस। अगर फिर कैपिटल कम हो गया तो फिर आरबीआई उनको जो है पीसीआई का डंडा लगाएगी। तो यही हुआ था 22 जुलाई से जो ये विनिवेश वगैरह की बातें चलना शुरू हुई, तो उसके बाद जो ये शेयर ये जो 4-6-7 बैंक थी इनके शेयरों में काफ़ी जो है हलचल नजर आई और काफ़ी उतार चढ़ाव नजर आए, काफ़ी उनका पहले अप्रिसिएशन हुआ, अभी को घटने भी लगे और आईडीबीआई तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो अभी आपको उसमें देखते हैं जब ग्राफ उसका देखेंगे तो ये पैरामीटर्स हैं जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए इनमें से कुछ देखते हैं, तो आईडीबीआई के काफ़ी अच्छे हैं अभी जो वैल्यूएशन के हिसाब से। और ये हम कंपैरेटिव पोजीशन बनाया जो बैंक हैं तीन उनको जो ऑन द लिस्ट ऑफ डाइवेस्टमेंट पब्लिक प्राइवेटाइजेशन है उनमें से आईडीबीआई की स्थिति जो है एनपीए वगैरह के मामले में काफ़ी अच्छी है और प्रोविजन कवरेज रेशियो उसका बहुत एकदम एक्सीलेंट है। हाल दो एनपीए जो है जो पिछले साल तक थे अभी इसके बाद में काफ़ी घटा दिया है ग्रॉस एनपीए। कैपिटल एजुकेसी का बात चर्चा हो गई, उसके बाद हम ये इनमें प्राइस के बारे में है, तो ये आईडीबीआई के फाइनेंशियल के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये जो क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट जो आए हैं मार्च एंडिंग 2020 में, उसमें आईडीबीआई ने 12,847 करोड़ लॉस डिक्लेयर किया। कारण वही था प्रोविजन के 18,000 करोड़ का नहीं करते तो 6,000 प्रॉफिट आ जाता, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,000 करोड़ है, तो प्रोविजन करना जरूरी था क्योंकि जरूरी है वो, क्योंकि आरबीआई की जो पॉलिसी है उसमें क्या है कि आपको जो है जो भी आपके बैड बैड लोन है और उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है, प्रोवाइड करना है और रिसोल्यूशन करना है।
तो ये पोजीशन थी जो 19-20 के कंपेयर में, जो 18-19 के कंपेयर में जो 19-20 में सुधार हुआ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.03 2.61 हुआ, इंप्रूवमेंट हो गया, और एनपीए जो है 10% से जो है 4% हो गई, और प्रोविजन कवरेज रेशियो 82 से 93 हो गई, और ये फिर फर्दर इंप्रूव हुआ Q1 में 94.7 हो गया, और कासा जो है 42 से 47%, 47.7% इंप्रूव हुई। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है। खासतौर से एलआईसी का जब मैनेजमेंट जब आगे कंट्रोल इसमें हो गया, उसके बाद से बहुत सुधार जो है आईडीबीआई बैंक को देखने मिले। इसलिए हमको आईडीबीआई बैंक से बहुत उम्मीद है, और उस उम्मीद को देखते मतलब खाली हमको उम्मीद नहीं है, बाकी बाजार में बहुत लोगों को बहुत उम्मीद था। उसके चलते जो इसका शेयर का प्राइस जो है 55 रुपए तक पहुंच गया था, अभी घट के फिर 35 रुपए है। तो अपॉर्चुनिटी है, और ये क्यूआईपी के चलते जो है प्राइस इधर उधर होता रहेगा, उसमें आप मौका ढूंढने की कोशिश कीजिए, और जो है जैसे ही आप उचित समझते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट है जो जून में, अभी जून में देखिए इतना सब अप्रैल मई जून में पूरा बंदी उंदी था, सब रेस्ट्रिक्शन था, पूरा मूवमेंट था, लॉकडाउन मूवमेंट का लॉकडाउन वगैरह सब था, तो उसके चलते भी जो है इतना बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं है, काफ़ी रीजनेबल परफॉर्मेंस है, मतलब आप ओवरऑल देख लीजिए। और उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है करीब करीब जितना था पिछले मार्च क्वार्टर में आया था, उतना ही 165 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है थोड़ा घटा है, और वो अदर इनकम की वजह से हुआ, क्योंकि जो फीस बेस्ड इनकम जो है वो इस पीरियड में लॉकडाउन की वजह से शायद जनरेट नहीं हुई। तो ये इसकी और हाईलाइट है, बाकी जो हमने ऑलरेडी इनमें से चर्चा कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% बढ़ गया है, और कासा इंप्रूव हो गया 440 बीपीएस वाई पिछले साल की Q1 के मुकाबले, और जो है निम निम में भी जो है 68 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट हो गई है, और पीसीए में जो है नेट एनपीए 3.55 हो गई 4 से घट के, और कैपिटल एजुकेशन 13.37% है। पीसीआर हाईएस्ट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री 94.71 फॉर आईडीबीआई बैंक। ये उसी को ग्राफिकल फॉर्म में जो यील्ड और एडवांस वगैरह दिखाया, निम इंप्रूव हो गया 2.81, और ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो 61.72% सितंबर 19 में था, वो अभी 52.25 धीरे धीरे जो है काफी एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करके कॉस्ट टू इनकम रेशियो को कंट्रोल में लाया जा रहा है। असेट क्वालिटी में भी जो है ये ऑल द ग्रॉस में कुछ बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, बट नेट लेवल पे 8 से 3.5 आया है, और ये कुछ जो इनके काफ़ी सारे केस अभी रिसोल्यूशन में है, उनमें अगर पैसा मिलेगा तो और इसमें जो है परफॉर्मेंस में सुधार जो है आएगा। रिकवरीज वगैरह हो रही हैं, देखिए 3,400, और क्या क्या दिखाया, अपग्रेडेशन क्वार्टरली फ्रेश स्लिपेज ये कम हो रही हैं जो डार्क वाला है, और रिकवरी जो है 3,430 करोड़ हुआ दिसंबर क्वार्टर में, 1,785 करोड़ मार्च क्वार्टर में हुआ, और जून क्वार्टर में 1,330 करोड़ हुआ। रिकवरी भी हो रही है। तो ये जो 3-4 बैंकों में हमको लगता जो यूको बैंक है, यूको बैंक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाएगा तो यूको बैंक बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो एकदम आलिशान है, तो उसका बहुत अच्छा, इवन मतलब जो 21 सितंबर की तारीख में भी जबकि पूरा बाजार डाउन था, इसका शेयर बढ़ा हुआ था। और आईडीबीआई बैंक नो डाउट इज आउट ऑफ पीसी आएगा, यूको बैंक भी पीसी से बाहर आएगा, और परफॉर्मेंस में उसकी सुधार होगा ऐसा उम्मीद है। तो ये प्राइस था जो अभी देखिए 55 रुपए तक गया था, ये जो था इट वाज जुलाई 20 समथिंग लाइक दैट, और ये अभी घट के आया है, तो अभी मौका है उसमें। 3 महीने का प्राइस स्टैंड इधर दिया हुआ है, 20 साल का प्राइस स्टैंड दिया हुआ है, जो ये 2007 में पीक आया था, उसके बाद फिर से 2011 में पीक आया था, और उसके बाद से घट रहा है, और 2016 तक जो है उसे 15 तक डिविडेंड देती थी। उसके बाद से जो हालत जो है खराब होती गई, खराब होती गई, और अब जो है ये वापस जो है हालत सुधरने का समय आ गया है। तो उस सुधरने के समय में जो है इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके लिए ये सब हमारा जो है वीडियो वगैरह बना के लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करने का आइडिया है। आगे ये भी वही चीज़ें हम वापस रिपीट करेंगे या समराइज करेंगे, बोलिए। तो Q1 रिजल्ट जो बहुत इतनी सब खराब स्थिति के बावजूद बहुत अच्छे Q1 रिजल्ट आए हैं, और प्रोविजन कवरेज रेशियो जैसा बोले कि वो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। नेट एनपीए भी 3.5 है, वो बहुत कम नहीं है मगर रेस्पेक्टेबल बोल सकते हैं। आईडीबीआई के स्टैंडर्ड से अच्छा ही है, और 440 बेसिस पॉइंट ग्रोथ हुआ कासा डिपॉजिट में 47.55, काफ़ी अच्छा मानते हैं इसको। और अभी जो 11,000 करोड़ का क्यूआईपी आएगा उससे कैपिटल एजुकेशन बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, जैसे देख रहे हैं यस बैंक में जो बहुत हालत खराब थी, और जो 15,000 करोड़
और 10,000 करोड़, 25,000 करोड़ का उसमें जो है फंड इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद यस बैंक की आप जो है अभी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, खराब बातें सुनने में कम मिलती है। तो ऐसे ही जब इसमें 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके पहले कितना इन्वेस्टमेंट, करीब 20,000 करोड़ एलआईसी ने डाल दिया, और उसके अलावा और गवर्नमेंट ने भी कुछ 5,000 करोड़ डाल दिया है, 4,500-5,000 करोड़। तो इतना सा पैसा आने के बाद जो इनकी जो गंदगी थी, मतलब बैड लोन और नॉन परफॉर्मिंग असेट थे, वो काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है और हो जाएगी। और ये जो है बहुत अच्छी जो है परफॉर्म करेंगी, क्योंकि एलआईसी का अपना एस्टेब्लिश्ड एजेंट नेटवर्क है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनका पूरे देश के अंदर। उसका इसको फायदा मिलता है सीधे सीधे आईडीबीआई को। वही कारण है कि जैसे ही आईडीबीआई में मतलब जनवरी 19 में गया है, और उसके जो मतलब आप देखिए 1 साल के अंदर मार्च 2020 में जो है उसने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, और बाकी भी परफॉर्मेंस में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला। तो ये सब था आईडीबीआई बैंक के बारे में, और बाकी उससे संबंधित विस्तृत जानकारी इसमें हमने आपसे शेयर किया। और जो समय है बहुत अच्छा है कि इसमें आपको एक्सपोजर लेने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी, और आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पे हम जो है रेगुलर अपडेट शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।